Hello students, today we will start with the topic पूरक समुच्चय या डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, है ना। सेट्स में हम लोग पिछले जहाँ तक पढ़ चुके थे, पिछले हम लोगों ने यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आज हम लोग शुरू करेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स या हिंदी में से कहते हैं दो समुच्चयों का अंतर। ठीक है, दो समुच्चयों का अंतर। यदि दो सेट्स A और B हों, यदि दो सेट्स A और B हों तो इनका अंतर या डिफरेंस, ऐसे अगर हम लिखते हैं A डिफरेंस B, ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको? A डिफरेंस B। A माइनस B नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मॉडर्न अलजेब्रा में प्लस माइनस ऑपरेशंस नहीं चलते हैं। ठीक है, ये A माइनस B नहीं है। A कोई एक पर्टिकुलर नंबर नहीं है जिसे A में से आप B को माइनस करें। A एक सेट है ना, और B भी एक सेट है, और A माइनस के साइन B को हम क्या पढ़ते हैं? A डिफरेंस B। A डिफरेंस B मतलब A डिफरेंस B इज अ सेट। सेट है, कैसा सेट? उन सभी एक्सेस का सच दैट X belongs to A but X does not belongs to B। ठीक है, A डिफरेंस B मतलब A के उन सभी एलिमेंट्स का सेट जो B में ना हो। क्या इसका मतलब? A के उन सभी एलिमेंट्स का सेट जो B में ना हो। ठीक है, B में ना हो तो A डिफरेंस क्या मतलब क्या होता है कि दो सेट्स का, दो समुच्चय A और B का अंतर होता है A के उन सभी एलिमेंट्स का, A के उन सभी अवयवों का सेट जो B में ना हो। जैसे अगर A इज इक्वल टू, हमने लिया A B C D E और F, ठीक है, और B लिया E F, तो A डिफरेंस B वो होगा, वो उन एलिमेंट्स का सेट होगा जो A में है लेकिन B में नहीं है। A में A है लेकिन B में नहीं है, तो A लिख लेंगे। B A में है, B में नहीं है। फिर C नहीं है, A में है लेकिन B में नहीं है। D A में है लेकिन B में नहीं है, लेकिन E और F जो है वो A में भी है और B में भी है, तो E F हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो A डिफरेंस B क्या हो गया? A B C D। E F चूंकि B में भी था इसलिए हमने E F को नहीं लिया। उन सभी एलिमेंट्स का सेट जो A में है लेकिन B में नहीं है। इसका रिवर्स क्या? B डिफरेंस A। क्या ये दोनों बराबर होंगे? नहीं। B डिफरेंस A मतलब सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B, जो पहले लिखा है उसी के एलिमेंट। कैसे एलिमेंट? जो बाद में लिखा है उस वाले सेट में जो ना हो। सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B विच डज नॉट बिलोंग्स टू A। ठीक है, तो B डिफरेंस A क्या हो जाएगा? ऐसे एलिमेंट्स B के जो A में ना हो। क्या कोई ऐसा एलिमेंट है B का जो A में नहीं है? E A में है, F भी A में है, यानी ये हो जाएगा नल सेट। B डिफरेंस A में हमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा है जो B में हो लेकिन A में ना हो, तो A डिफरेंस B को कैसे लिखते हैं? A डिफरेंस B इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्सेस such that X belongs to A but X does not belongs to B। और अगर B डिफरेंस A लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे?
ऑल एक्सेस मतलब सभी एलिमेंट, सभी एक्स जो एज एक्स बिलोंग्स टू बी बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, जो बी को बिलोंग करेगा लेकिन ए को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है पूरक समुच्चय या कॉम्प्लीमेंट। पूरक समुच्चय या कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि जैसे एक बड़ा सेट जिसमें सभी दिए हुए सेट्स आ जाए। ठीक है, जैसे अगर हम ले रहे हैं नेचुरल नंबर्स का सेट ले रहे हैं, इंटीजर्स का सेट ले रहे हैं, ठीक है, फिर हम रैशनल नंबर क्या कहते हैं इरेशनल नंबर्स का सेट ले रहे हैं, ये सभी सेट्स ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा एक सेट जिसमें नेचुरल नंबर्स भी हो, जिसमें इंटीजर्स भी हो, जिसमें भिन्न भी हो। ठीक है, ये सभी सेट्स किसमें होंगे? सभी सेट रियल नंबर के सेट में होंगे। तो रियल सेट ऑफ रियल नंबर जो होगा उसे हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट की अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि यदि किसी निश्चित संदर्भ में, निश्चित संदर्भ से यहाँ पे हम नंबर्स ले रहे थे, हम हो सकता है अल्फाबेट्स ले लेते। ठीक है, किसी निश्चित संदर्भ में दिए गए सभी सेट्स, सभी समुच्चय एक निश्चित सेट के सबसेट्स होते हैं। ठीक है, यदि किसी निश्चित संदर्भ में दिए गए सभी सेट्स एक निश्चित सेट के सबसेट होते हैं तो इस निश्चित सेट को, तो इस निश्चित सेट को यूनिवर्सल सेट या समष्टीय समुच्चय कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो इस निश्चित सेट को यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक सेट, सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। ठीक है, इसको जनरली हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, U। यूनिवर्सल सेट यहाँ पे क्या हो जाएगा इस संदर्भ में हो जाएगा यूनिवर्सल सेट R। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट भी R का सबसेट है, इंटीजर्स का भी R का सबसेट है, Q भी R का सबसेट है। ये सभी जितने भी सेट्स हैं ये इसके सबसेट्स हैं। जैसे हम अगर कहें कि A इज द सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट्स, है ना, इंग्लिश अल्फाबेट के सभी ABCD पूरा A से लेकर Z तक के सभी अल्फाबेट्स हैं इसमें। ठीक, अब हम B डिफाइन करें, वॉवेल्स का सेट AEIOU। C डिफाइन करें ACEGI, इस तरह से। और भी कोई सेट करें तो ये देखो, ये B जो सेट B है ये भी A का सबसेट है ना, B के सारे एलिमेंट्स A में मिल जाएंगे तुम्हें। सेट C भी जो है वो A का सबसेट है। तो इस कंडीशन में यूनिवर्सल सेट क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट इज A। मतलब वो बड़ा सेट जिसमें
दिए हुए सभी छोटे सेट समा जाए, सभी छोटे वाले सेट्स उसमें समा जाए, मतलब उसके सारे एलिमेंट्स उस बड़े वाले सेट में मिल जाए, तो ऐसे सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे पूरक समुच्चय या कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? किसी सेट ए का पूरक समुच्चय है। पूरक समुच्चय कैसे लिखते हैं? ए डैश, पढ़ते क्या है इसको? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। पूरक समुच्चय या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट, किसी सेट ए का पूरक समुच्चय ए डैश वह सेट है जिसमें वो सभी एलिमेंट्स होते हैं जो U में हो, मतलब यूनिवर्सल सेट में हो, लेकिन ए में ना हो, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में हो लेकिन ए में ना हो। तो एक्चुअली ये होता क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू डिफरेंस ए, मतलब यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट्स जो ए में ना हो। जैसे अभी हमने लिया था यूनिवर्सल सेट ए लिया था, सभी अल्फाबेट्स का सेट लिया था ना, और बी लिया था सेट ऑफ वॉवेल्स ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ कि वो सभी एलिमेंट्स जो ए में हो, यूनिवर्सल सेट में हो, लेकिन बी में ना हो, मतलब वॉवेल्स को छोड़ दें, खाली ए छूट जाएगा, बी सी डी, फिर ई नहीं रहेगा, एफ जी एच आई नहीं रहेगा, जे के एल एम एन ओ नहीं रहेगा, पी क्यू आर एस टी, फिर यू नहीं रहेगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट्स रहेंगे, बस जो बी में है वो नहीं रहेगा, तो इसे हम कहते हैं बी कॉम्प्लीमेंट या बी का पूरक समुच्चय। ऐसे पूरक समुच्चय क्या होता है? बी कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ऐसे सभी एलिमेंट्स जो बी में यूनिवर्सल सेट में हो लेकिन बी में ना हो, यानी अगर इसको ध्यान से देखो तो हर एक, जैसे ये यूनिवर्सल सेट था, इसका हर एलिमेंट या तो बी में होगा या तो बी कॉम्प्लीमेंट में होगा। यूनिवर्सल सेट में ए से जेड तक सभी नंबर्स थे, सभी लेटर्स थे। अब देखो बी कॉम्प्लीमेंट में ए नहीं है लेकिन ए बी में है, बी में बी नहीं है, सी नहीं है, लेकिन वो बी कॉम्प्लीमेंट में है, ई बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो बी में है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम दोनों सेट को मिला दें, यानी बी यूनियन बी डैश ले लें, तो ये पूरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, है ना। जो एलिमेंट्स यहाँ नहीं होगा वो यहाँ होगा, जो यहाँ नहीं होगा वो यहाँ होगा। तो अगर x b को बिलोंग करता है तो इसका मतलब x b डैश को बिलोंग नहीं करेगा, और अगर x b डैश को बिलोंग करता है तो इसका मतलब x b को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। अगर b कोई भी एलिमेंट या तो बी में होगा या तो बी कॉम्प्लीमेंट। यस, अगर सेट ए है तो ए में होगा, और ए अगर ए में है तो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, अगर ए कॉम्प्लीमेंट में है तो ए में नहीं होगा। तो बी यूनियन बी डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट होता है। और अगर हम इंटरसेक्शन निकालें, बी इंटरसेक्शन बी डैश,
तो आप देखेंगे कि बी और बी डैश में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, क्योंकि हमने बीन के वही एलिमेंट अलग कर दिया है जो बी में था। तो बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 5। बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू always 5 and B union B dash is always equal to universal set. Okay. Now ये यहां तक तो डेफिनेशंस हो गई सारी। अब इसके बाद हम थ्योरम्स प्रूव करेंगे और वेन डायग्राम सीखेंगे। वेन डायग्राम, सबसे पहली बात कि वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम ये एक स्विट्जरलैंड के एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, आइलर। तो उन्होंने सबसे पहले सेट्स का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन शुरू किया। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मतलब होता है गणित को चित्र की सहायता से, ठीक है। पिक्चर्स, पिक्टोरियल है ना, पिक्चर्स या चित्र की सहायता से व्यक्त करना, ठीक है। किसी चीज को, किसी फिगर, क्योंकि इसको लिखने से, इस तरह से पढ़ने से, हमेशा अगर आप किसी पिक्चर को देख के पढ़ते हैं तो वो पढ़ना ज्यादा कन्वीनियंट होता है। तो किसी टॉपिक को या मैथमेटिक्स के किसी फॉर्मुलेशन को पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, किसी कॉन्सेप्ट को पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को हम कहते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले आइलर ने समुच्चयों को, सेट्स को गोलों में, ऐसे घेरों में व्यक्त करना शुरू किया, ठीक है। ऐसे एक सेट्स के एलिमेंट को पूरा एक गोला बना के उसके अंदर लिखा, दूसरे को उसके अंदर लिखा, इस तरह से। तो पहले सर्कल्स का उपयोग होने लगा। उसके बाद जब 19th सेंचुरी आई तो 19th सेंचुरी में एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे जॉन वेन, ठीक है। जॉन वेन ने वेन डायग्राम, या हिंदी में कहते हैं उसे वेन आरेख, वेन उनके नाम पर है, इसकी हिंदी नहीं है कोई अलग से। वेन जो है वो सर वेन, जॉन वेन के नाम पर है ये, क्योंकि उन्होंने सेट्स का जनरलाइज फॉर्म जो है, एकदम व्यापक स्तर पर उसे पिक्टोरियल फॉर्म में चित्र के द्वारा सर्कल्स में व्यक्त करने की विधि निकाली, जिसे हम वेन आरेख कहते हैं। वेन आरेख की सबसे खासियत क्या है कि वेन आरेख में हम यूनिवर्सल सेट, एक रेक्टेंगल का यूज करते हैं, और जैसे इसमें आइलर में केवल सर्किल का यूज हुआ था, लेकिन वेन ने उसे और थोड़ा एलैबोरेट किया और व्यापक किया। उन्होंने सबसे पहले बाहर एक रेक्टेंगल बनाया। दिस रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। बड़ा वाला सेट यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता था, और इसके अंदर जितने भी, इस यूनिवर्सल सेट के अंदर उसके जितने सबसेट्स होते थे उन सबको इसके अंदर रिप्रेजेंट करता था। जैसे ये सेट ए है, ये सेट कोई बी है, कोई दूसरा सेट इसमें सी है। अगर ये एक दूसरे के में कॉमन एलिमेंट्स हैं तो ये इस तरह से ओवरलैपिंग वाले सर्किल बनते हैं। कॉमन एलिमेंट अगर हैं, जैसे अगर ये यूनिवर्सल सेट है, मान लो रियल नंबर्स का सेट लिया हमने, ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब एक सेट ए लिया जिसमें 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स हैं। एक सेट हमने बी लिया जिसमें 2 4 6 8 ये सारे एलिमेंट्स हैं। एक सी लिया जिसमें 10 11 12 ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब ये सभी रियल नंबर्स में आएंगे तो हमारा यूनिवर्सल सेट क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया U, ठीक है। अब जो कॉमन एलिमेंट्स हैं यहाँ पे A और B के कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं? 2 कॉमन है और 4 कॉमन है ना, तो ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है।
तो ये वाला जो पोर्शन है ये कॉमन है। ये जब आप सर्किल ड्रॉ करेंगे तो इस सर्किल में भी ये हिस्सा आएगा और इस सर्किल में भी ये हिस्सा आएगा। तो जो कॉमन एलिमेंट है 2, 4 को वो यहाँ लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा और मैं बड़ा कर दूं पिक्चर। ये सेट ये यूनिवर्सल सेट है, मतलब ये पूरा रियल नंबर्स का सेट है। ये ए है, सेट ए, ये सेट बी और ये सेट सी। सेट सी अलग से क्यों बनाए बताते हैं। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स है ना, इसलिए ये कॉमन एरिया शेयर कर रहे हैं। लेकिन सी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, सी बिल्कुल अलग है, लेकिन है तो रियल नंबर ही, इसलिए इस रेक्टेंगल के अंदर वो रहेगा। ठीक है, तो जो कॉमन नंबर्स हैं उनको हम कॉमन एरिया में लिखेंगे। ओके, अब हमने कहा है कि सेट्स में रिपीटेशन नहीं होता। अब ये पूरा सेट ए है, तो 2 और 4 तो तुमने इसमें पहले ही लिख दिया। बचा क्या, 1, 3 और 5, वो यहाँ आ जाएंगे। 1, 3, 5, अब इस सेट में सारे नंबर हो गए। 1, 2, 3, 4, 5 सारे नंबर्स हो गए। अब सेट बी में भी देखो, ये सेट बी का हिस्सा है, तो इसका 2 और 4 तुमने पहले ही लिख दिया है। बचा क्या, 6 और 8। ये जहां पे 6 और 8 लिखा है ये प्योरली बी का हिस्सा है। जहां पे 1, 3, 5 लिखा है वो प्योरली ए का हिस्सा है। और जहां पे 2, 4 लिखा है वो ए और बी का कॉमन हिस्सा है। अब सी में इनके साथ कॉमन कोई एलिमेंट नहीं है, तो सी को हम बिल्कुल अलग लिखेंगे। 10, 11 और 12। तो ए और सी में कोई कॉमन नहीं है, तो इन्हें हम डिसजॉइंट सेट, याद होगा डिसजॉइंट सेट कहेंगे। बी और सी में कोई कॉमन नहीं है, तो बी और सी भी डिसजॉइंट सेट होंगे। लेकिन अगर ए और बी की बात करें तो इन्हें हम कहेंगे ओवरलैपिंग सेट, क्योंकि इनमें कॉमन है, एरिया कॉमन है, सॉरी नंबर्स कॉमन है। अब हमें ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करना है। ए यूनियन बी कितना होगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 8 है ना। 1, 2, 3, 4, 5 ए में है, फिर बी में 2, 4 रिपीट करने की जरूरत नहीं है, फिर 6, 8 सारे नंबर्स आ गए। वेन डायग्राम में क्या करना होता है, अगर ए यूनियन बी आपको रिप्रेजेंट करना है तो उस एरिया को शेड करना होता है कि कितना सारा सरफेस आपका ए यूनियन बी है। तो जहां जहां पे ये नंबर्स दिख रहे हैं वो सभी सरफेस ए यूनियन बी है। तो यहाँ पर भी दिख रहा है ए, जहां केवल प्योर ए है वहां पर भी एलिमेंट दिख रहे हैं। प्योर बी जहां है वहां भी एलिमेंट दिख रहे हैं। जो कॉमन है उसमें उसके भी एलिमेंट इसमें दिख रहे हैं। इसका मतलब ये पूरा एरिया ही शेड होगा। शेडिंग करने में बहुत सावधानी बरतनी है। अगर आपने बाहर तक शेड कर दिया तो गलत है, क्योंकि आपके यूनियन वाले एलिमेंट जितने दूर में हैं आपको बस उतना ही सर्किल, उतना अब सिर्फ सर्किल में है तो सिर्फ सर्किल ही करना है। ठीक है, अब अगर हम लिखते ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या आता, 2 और 4। इसका वेन डायग्राम कैसे बनता, फिगर तो पूरा ही बनेगा, बस शेडेड एरिया चेंज होगा। ये ए, ये बी, 1, 3, 5, 2, 4, इधर 6, 8, इधर 10, 11 और 12। अब इसमें इसका एलिमेंट 2 और 4 है। कहाँ पर है 2 और 4, सिर्फ इतनी दूर में है ना, तो इसको हम केवल शेड करेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा ए यूनियन बी और ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ए यूनियन बी में पूरा एरिया होता है, ठीक है, दोनों सर्कल का सरफेस, और ए इंटरसेक्शन बी में केवल कॉमन सरफेस होता है। अब अगर हम कहें कि ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी क्या होगा, ऐसे एलिमेंट्स, यहां से देखो ऐसे एलिमेंट्स जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। तो 2, 4 जो है
ए में तो है लेकिन साथ ही साथ बी में भी है ना, तो क्या आएगा, केवल 1, 3 और 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। 1, 3, 5 इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये है ए, बी, ये सी, 10, 11, 12 यहाँ है, 1, 3, 5, 2, 4, 6, 8 यही तो डायग्राम है। अब आपको ए डिफरेंस बी करना है तो बस कौन सा एरिया करेंगे, जो प्योर ए है, ए में है बी में नहीं है, तो सिर्फ ये एलिमेंट्स है, ये एरिया है जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो ये तुम्हारा हो गया ए डिफरेंस बी। अगर बी डिफरेंस ए होता तो क्या करते, इधर वाला एरिया करते। और ये ध्यान रखना है कि जो कॉमन पोर्शन है इस पे मैंने पेन नहीं चलाया है ना, इस कॉमन पोर्शन पे पेन नहीं चलाया है, केवल इधर चलाया। और इसको क्लियर कर दूं डायग्राम को, ये वाला पोर्शन है केवल, ठीक है। इस तरह से हम वेन डायग्राम बनाते हैं। आपकी बुक में सभी ऑपरेशंस के लिए वेन डायग्राम दिया है, ए यूनियन बी दिया है, ए इंटरसेक्शन बी दिया है, ए डिफरेंस बी दिया है, बी डिफरेंस ए दिया है, ए कॉम्प्लीमेंट दिया है, ठीक है, और ए इज सबसेट ऑफ बी भी दिया है, ठीक है। आपका आज के लिए होमवर्क है कि इन सभी डायग्राम्स की प्रैक्टिस करना है, इन सभी डायग्राम्स को देखना और उसको प्रैक्टिस करना। अगर किसी डायग्राम को समझने में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे उसे पूछ सकते हैं। ए यूनियन बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए बी, ए डिफरेंस बी, एलिमेंट ऑफ ए जो बी में ना हो, बी डिफरेंस है, एलिमेंट ऑफ बी जो ए में ना हो, ए कॉम्प्लीमेंट वो एलिमेंट जो ए में ना हो, यूनिवर्सल सेट में हो, और ए सबसेट बी इज कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। तो इन सभी वेन डायग्राम्स की आप आज प्रैक्टिस करेंगे and then let me know if you have any type of difficulty, let me know, I will clear it. हाँ, some student asked me for the solution of exercises. Some student have asked me during the doubt session में कुछ बच्चों ने मुझे मांगा था, तो I will give you the PDF, but it is just because कि आपने अभी नया नया शुरू किया है पढ़ना, otherwise try the exercises by yourself, ठीक है। अपने आप एक्सरसाइजेस कीजिए। देन इफ यू नीड हेल्प इन एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी डाउट, कुछ डाउट है, कुछ डिफिकल्टी है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, देन यू आर फ्री टू आस्क, कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू डू द एक्सरसाइज बाय योरसेल्फ, ठीक है। नाउ यू आर इन क्लास फर्स्ट ईयर एंड इट इज नेसेसरी, ये बिल्कुल जरूरी है कि आप कॉन्सेप्ट्स को समझें और समझने के बाद उसे अप्लाई कर पाएं, क्योंकि अगर अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो आप मैथ्स को याद नहीं कर सकते हैं, और ना ही सवाल लिमिटेड है, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपकी बुक में से ही आए। हाँ, लेट मी क्लियर वन थिंग कि मैथ्स का पेपर जरूरी नहीं है कि आपकी बुक से ही बने, इसलिए कॉन्सेप्ट समझना और उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना सीखना ये बहुत जरूरी है। इसलिए वर्किंग रूल को अच्छे से समझिए, वर्किंग रूल को लिखिए और उसके बाद एक्सरसाइजेस को सॉल्व कीजिए, ठीक है। बट अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिफिकल्टी है, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप उसे बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। सो टिल देन, गुड बाय, बी सेफ, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग।